जय हिंद साथियों। एडीओ के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में अधीनस्थ अभिकरण समितियों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ये अधीनस्थ अभिकरण समिति होता क्या है? जो ग्राम पंचायत है ना, जनपद और जिला पंचायत है, उनमें भी समिति होते हैं। ये जो समिति है ये कितने होते हैं, इन समितियों का काम क्या है, इन समितियों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, सभापति कौन होता है, तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलो देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत में कितने स्थायी समितियों का गठन किया जा सकता है? तो उत्तर आएगा आपका 5। दूसरा प्रश्न है, ग्राम पंचायत की 5 स्थायी समिति कौन कौन सी है? इनका नाम जानना बहुत जरूरी है। अक्सर प्रश्न में पूछे जाने वाले प्रश्न यही है। पहला है सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति जो है ये सबसे मुख्य समितियों में से एक है। दूसरा है निर्माण एवं विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति और राजस्व एवं वन समिति दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, ग्राम पंचायत की समितियां किसके नियंत्रण में कार्य करती है? तो ग्राम पंचायत की समिति भाई ग्राम पंचायत के जो सदस्य रहेंगे उन्हीं के नियंत्रण में काम करेगा ना, तो यही है सामान्य नियंत्रण के अधीन काम करती है। स्थायी समितियों के सदस्य होने की अर्हताएं क्या है? तो स्थायी समिति के जो सदस्य बन सकते हैं, एक तो सरपंच बनेगा और पंच बनेगा। ठीक है, सरपंच और पंच। इसके अलावा बाहरी व्यक्ति को बनाया जा सकता है कि नहीं? तो उत्तर रहेगा हाँ। लेकिन किसको बनाया जा सकता है? तो जो विशेषज्ञ है, जैसे कि शिक्षा समिति है मान लो, तो शिक्षा समिति में गुरुजी ही तो आएगा ना, उसके अलावा तो किसी दूसरे को नहीं ले सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ बनाया जा सकता है, लेकिन वो विशेषज्ञ होना चाहिए या उसका जानकार होना चाहिए, उन्हीं को ही उन समितियों में रखा जा सकता है। क्लियर है ये टॉपिक? पांचवा देखो, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? टोटल 4। छठवा, एक पंच एक समय में कितने समितियों का सदस्य हो सकता है? टोटल तो 5 स्थायी समिति है, तो 2 का तो हो ही सकता है, तो अधिक से अधिक 2 समिति। ग्राम पंचायत की कोई समिति कितने विषय विशेषज्ञों को संयोजित कर सकती है? इसमें भी 2 ही लेना है। ठीक है, इसका भी उत्तर 2 से अधिक। देखो यहाँ पे क्या है, अगर अनुभव रखने वाले अधिक से अधिक 2 व्यक्ति हो सकते हैं। क्लियर है ये? समिति की बैठक में किसे मत देने का अधिकार नहीं है? किसको नहीं है भाई मत देने का अधिकार? तो सहयोजी सदस्यों को, जो उसमें पहले से शामिल व्यक्ति है वो उस समिति के पक्ष में अपना मत नहीं दे सकता है। ग्राम पंचायत के समितियों का सभापति कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए, सरपंच ही रहेगा। 5 वर्ष पूर्व समिति के किसी सदस्य का पद कब रिक्त माना जाता है? जब मृत्यु हो जाता है, त्याग पत्र दे दिया जाता है, अयोग्य हो जाने पर, और लास्ट जो कंडीशन है वो है असमर्थ पाए जाने पर। ठीक है, काम काज नहीं कर रहा है तो उसको ही असमर्थ कहते हैं ना। समिति में कोई सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर कैसे भरा जाता है? तो बैठक बुलाकर भरा जाता है। समितियां का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो ये 5 वर्ष के लिए होता है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न बन रहा है, अगर समिति के कोई सदस्य 2 साल 3 साल काम करने के बाद मर जाता है ना, उसकी मृत्यु हो जाता है, तो जो नया सदस्य आएगा क्या वो भी 5 साल के लिए रहेगा? यहाँ पे एकदम टॉपिक वाला प्रश्न है ना, एकदम मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसको जानना है कि नहीं, जितना कार्यकाल एक समिति के सदस्य ने बिता लिया है उसके बाकी कार्यकाल को दूसरे सदस्य जो है उनके जगह आकर काम करेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगला देखो, 13वां तो यही था शायद, 14वां प्रश्न डायरेक्ट आते हैं। स्थायी समिति के बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? तो 3 दिन पूर्व। एकदम विशेष समिति जो विशेष बैठक होता है ना, वैसे ही ये भी है। बैठक की सूचना देने का तारीख क्या होता है? मतलब कैसे होता है समझो। तो तरीका कैसे होता है भाई? तो या तो एक पत्र भेजा जाएगा या फिर कार्यालय के बाहर में चिपका देगा। तो 2 तरीकों से होता है। ठीक है, समिति की बैठक के कोरम के लिए कितने सदस्य की उपस्थिति जरूरी है? आधा, कम से कम आधा तो होना चाहिए। समिति में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं, तो 4 है तो कितने सदस्य होना चाहिए? अधिकतर तो 4 ही हो सकते हैं ना समिति में। तो समिति में 4 सदस्य हैं, तो उन 4 सदस्यों में से कितना होना चाहिए? 2 का जरूरी है होना।
इसके बाद 17वां प्रश्न, कोरम नहीं होने पर क्या बैठक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कोरम अगर पूर्ति नहीं होगा तो बैठक नहीं होगा। लेकिन स्थगित हुए बैठक में अगला जो स्थगित हुआ बैठक है उसमें किया क्या जा सकता है? तो जो बैठक स्थगित हुआ है ना, उसमें बहुमत के समर्थन से ही होगा, है ना। कोई भी जैसे विधेयक आता है ना, अब विधेयक हम क्या कहते हैं, कोई समिति है, उस समिति में कुछ काम कराया जा रहा है, तो इस काम को कराना है तो भाई सभी मत डालिए। तो जो बहुमत है, जैसे 50 आदमी वोट डाल रहा है तो एक वोट ज़्यादा होकर 51 बहुमत हो जाएगा, क्योंकि 100 आदमी है तो 50 वोट डाल एक पक्ष में और दूसरा विपक्ष में डाल रहा है, मतलब नहीं करना है काम को, तो 51 अगर कर देता है तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसी को बहुमत कहते हैं। कोई विषय एक से अधिक समिति से संबंधित होने पर उसका निर्णय कैसे होता है? अगर कोई विषय एक से अधिक होने पर उसका निर्णय कैसा होता है? तो बैठक बुलाकर उसका निर्णय किया जाता है। ग्राम पंचायत की समितियों के बैठक की कार्यवाही विवरण को पुष्टि के लिए कहाँ रखा जाता है? तो ग्राम पंचायत में रखा जाता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत का खत्म, अब जनपद पंचायत के बारे में जानते हैं। जनपद या जिला पंचायत, देखो जनपद में अध्यक्ष होता है, जिला में तो दोनों एक जैसा है। तो जनपद या जिला पंचायत अपने अधीन कितने समितियों का गठन कर सकता है? ग्राम पंचायत में 5 होता है, जनपद में 7 होता है, 2 बढ़ा है। अब इन 7 समितियों के नाम भी जानना बहुत जरूरी है। तो पहला जो समिति है ये सामान्य प्रशासन समिति है, दूसरा है कृषि, शिक्षा, संचार, देखो इसमें नया जो सुनने को मिल रहा है संचार एवं सकर्म समिति, सहकारिता एवं उद्योग समिति ये भी नया है। बाकी समाज, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण पहले से ही था और वन समिति भी पहले से ही था। बस 2 नया जुड़ा हुआ है, ये दोनों ये है, चौथा और पांचवा, संचार एवं सकर्म समिति और सहकारिता एवं उद्योग समिति, है ना। और इसमें राजस्व जसों को नहीं रखा गया, ध्यान देना, इसके अंदर नहीं आता है राजस्व वाला। क्या पंचायत इन 7 समितियों के अलावा और कोई समिति गठन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और उसके लिए क्या करेगा? कलेक्टर के अनुमोदन की आवश्यकता है। प्रत्येक स्थायी समिति में सदस्य की संख्या कितनी होती है? स्थायी समिति की बात कर रहा है। देखो ये जो समिति है ये जनपद और जिला की बात कर रहे हैं ना, हम लोगों ने पहले ही ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लिया है। ग्राम पंचायत में अधिकतर चार सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जनपद जिला में अधिकतर 5, मतलब अधिकतर जो है वो कितने रहेंगे? 10, और कम से कम 5, तो 5 से 10 सदस्य हो सकते हैं स्थायी समिति में। स्थायी समिति के कौन कौन सदस्य होते हैं? तो देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्थायी समिति के कौन कौन सदस्य? एक तो पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से, ठीक है, जितने भी सदस्य हैं उनमें से कोई तो होगा ही होगा, ये तो रहेगा सदस्य। देखो ये पंचायत कह रहे, जिला पंचायत की बात कर रहे, जनपद की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना। अब ग्राम पंचायत हट गया, यहाँ पे ये जिला और जनपद है, तो एक तो सांसद रहेगा और विधायक रहेगा ना, सांसद और विधायक भी समिति के सदस्य होते हैं। पंचायत के निर्वाचित सदस्य एक समय में कितने समितियों के सदस्य हो सकते हैं? तो 3 समिति, ये जो जनपद और जिला है इसमें 3 समिति, और अगर ग्राम पंचायत कहेगा तो 2। किस समिति में एक महिला तथा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का एक सदस्य होना आवश्यक है? तो ये है शिक्षा समिति, जिसमें एक महिला होना जरूरी है, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का एक सदस्य का होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो या कहा गया है ना, या तो अनुसूचित करेगा या जनजाति वर्ग का रहेगा, दोनों में से एक का रहना जरूरी है, और महिला तो होगा ही होगा कह रहे हैं। विधानसभा के सदस्य किन किन समितियों के पदेन सदस्य होते हैं? तो विधानसभा के जो सदस्य है, एक तो है जनपद पंचायत के सभी समिति के, और जिला पंचायत के सिर्फ 2 समिति के सदस्य। जनपद के तो सभी का रहेगा कह रहा है ना। विधानसभा मतलब जो विधायक है वो जनपद के सभी समितियों के सदस्य रहेगा, लेकिन जिला के सिर्फ और सिर्फ 2 ही समिति के सदस्य बन सकता है। सांसद कितने समितियों के पदेन सदस्य होते हैं? अब ये जिला की बात कर रहे हैं ना, एक मिनट क्या है, सांसद है, हाँ, सांसद कितने समितियों के पदेन सदस्य? केवल जिला पंचायत के 2 समितियों, जैसे विधायक रहता है वैसे ही यहाँ भी। सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य कौन होते हैं? सभी समिति के सभापति, ठीक है, जितने भी समिति है उनके सबके एक तो सभापति रहेगा। तो सामान्य प्रशासन समिति के जो सदस्य होंगे वो सभी के सभापति,
और इन सभापतियों के जब अध्यक्ष बन जाएगा इसका, तो इसका भी इनमें से कोई एक बनेगा। तो मेन जो अध्यक्ष रहेगा कौन रहेगा? प्रशासन समिति जो है, मुख्य समिति तो यही है, तो जो अध्यक्ष रहेगा ना वो रहेगा। इसके बाद 31, जनपद या जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के सभापति कौन होते हैं? तो वही अध्यक्ष, अभी मैंने बताया, प्रशासन समिति के लिए अध्यक्ष जो है वो हमेशा अध्यक्ष ही रहता है, सभापति। जनपद या जिला पंचायत के उपाध्यक्ष किस समिति के प्रधान सभापति होते हैं? उपाध्यक्ष, हमेशा उपाध्यक्ष जो है वो शिक्षा समिति के सभापति रहेगा। अन्य समितियों के सभापतियों का निर्वाचन कौन करता है? तो भाई समिति के सदस्य करता है। सभापति का निर्वाचन कितने दिनों के भीतर हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। समिति के सदस्य की संख्या का निर्धारण कौन करता है? पंचायत संकल्प पारित कर सदस्यों की संख्या का निर्धारण करता है। जनपद या जिला पंचायत के समितियों की बैठक कौन बुलाता है? तो समिति की सभापति। समितियों के बैठक की सूचना कम से कम कितने दिन पूर्व दी जाती है? 5 दिन पूर्व। समितियों की बैठक कितने दिनों पर बुलाया जाना आवश्यक है? प्रति माह कम से कम एक बैठक। देखो यहाँ पे जो प्रश्न दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से जानना और समझना। नेक्स्ट है, समिति के कितने सदस्यों के लिए लिखित आवेदन पर सभापति बैठक बुला सकता है? तो ये 3 सदस्य। निर्धारित संख्या में सदस्यों के आवेदन पर सभापति कितने दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा? तो 10 दिन के भीतर। एक से अधिक समिति से संबंधित विषय पर निर्णय कैसे लिया जा सकता है? भाई जिला या जनपद की बात है तो सामान्य बैठक करके लिया जा सकता है। क्या समिति की बैठक में जनता को प्रवेश दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। जनपद या जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के सचिव कौन होते हैं? हमेशा मुख्य कार्यपालन रहेगा। जनपद में जनपद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला में जिला का मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहेगा। सामान्य प्रशासन समिति के अलावा अन्य समितियों के सचिव कौन होते हैं? अब अन्य समिति ना, सामान्य प्रशासन सबसे मुख्य समिति था। अब अन्य जो समिति है उसके जो सचिव होंगे वो कोई भी हो सकता है। जैसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा कोई भी व्यक्ति का नाम दिया जा सकता है ना, जो जनपद में रहते हैं। जैसे कि एडीओ हो गया, जो एडीओ अभी भर्ती किया जा रहा है तो एडीओ को ही बना दिया जाएगा। हो सकता है जैसे कि वहाँ पे पीओ होता है, पीओ को दे सकता है। उसके अलावा इंजीनियर है ना, तो उनमें से किसी को भी दिया जा सकता है। आगे देखो, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को समिति के बैठक के संबंध में क्या अधिकार प्राप्त है? तो बैठक में उपस्थित हो सकता है एवं किसी विषय के बारे में स्पष्टीकरण दे सकता है। ये तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी की समिति के बैठक के संबंध के अधिकार है ना। अगला, समिति द्वारा अंतिम रूप से निर्णित विषय पर फिर से विचार कब किया जा सकता है? 6 माह के बाद किया जा सकता है। समिति अपने निर्णय पर कब पुनः विचार करेगी? तो पुनः विचार करने का जो इनका कार्यकाल रहेगा वो कम से कम 3/4, कार्यकाल नहीं कहेंगे, सदस्य कहेंगे, है ना। कम से कम 3/4 सदस्य पुनर्विचार के करने हेतु लिखित सहमति देगा, तभी 3/4, समझो 3/4। अब एक समिति में अधिकतर कितने सदस्य हो सकते हैं? 5 से 10 होगा ना, 5 से 10, तो 10 हो सकता है। तो 10 के 3/4 क्या होगा? 7 लोग, है ना। 7 लोग कम से कम, 7 नहीं कहेंगे, 8 कहेंगे, ठीक है। 7 नहीं 8, 2.5 करोगे 7.5 आ रहा है तो 8 कहोगे। तो 8 व्यक्ति अगर पुनर्विचार के लिए लिखित सहमति दे तभी ये हो सकता है। अगला है, समिति अपने निर्णय पर कितने दिनों के भीतर पुनः विचार कर सकता है? तो 6 माह के भीतर। जनपद या जिला पंचायत की स्थायी समिति के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? तो ये तो कहने की बात नहीं है, एकदम स्पष्ट है कि अध्यक्ष को। क्या जनपद या जिला पंचायत के समान प्रशासन समिति के सदस्य अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? ये याद रखना, कभी भी नहीं दे सकता, चाहे वो जनपद हो, जिला हो या ग्राम पंचायत हो।
क्योंकि मुखिया हमेशा वही रहेगा ना, अध्यक्ष ही रहता है, इसलिए नहीं दे सकता। सरपंच के मुख्य काम क्या है? तो पंचायत की सम्मेलन की अध्यक्षता एवं विनिमय करना और अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करना। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कार्यों को करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये सरपंच रहेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके शक्तियों एवं कार्यों को कौन कौन करते हैं? तो यहाँ पे उत्तर आपको लेना है उपाध्यक्ष। सरपंच की अनुपस्थिति में उनके शक्तियों एवं कार्यों को कौन करते हैं? तो यहाँ पे उप सरपंच आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक को आपको बताऊंगा।